हर किसी को लग रहा है कि सब पैदा कर दिया और काम हो, बाकी तो कसर क्या है ऊपर वाला पूरी लगेगा। 2 टाइम दूध नहीं दे सकते, 1 टाइम फल नहीं दे सकते, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, उसके बावजूद हम 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे की कल्पना करते हैं। लड़के की चाहत में हम बच्चे करते ही चले जाते हैं। हम उस प्रोडक्ट की परवरिश आखिर करेंगे कैसे? डिस्क में जा रहे हैं बच्चे, क्लब्स में देख रहे हैं, कॉलेजेस में जाके सब कुछ कर रहे हैं, होटल्स में रूम ले लेते हैं, सब कुछ हो रहा है, पेरेंट्स को भी अब पता चलने लगा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मानसिक खुलापन अभी भी नहीं आया। आपको लग रहा है कि साहब ये टॉपिक तो कुछ है ही नहीं, ये तो पहले के टाइम में होता होगा कि बच्चों को पीड़ित किया जाता होगा कि ऐसा सोचना मत, ये पाप है, ये पाप है, बच्चा जल बुन जाता होगा। आज तो कोई मना ही नहीं करता। यही तो सत्य है। फिजिकल रिलेशन जो है, अट्रैक्शन जो है, सेक्स जो है, वो रियलिटी है इस प्रकृति की। इसको गंदा बताने की स्थिति में ही हम इस सत्य से दूर चले जाते हैं। अगर हम विवाह की स्थिति नहीं बनाते तो ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में नहीं आती। हमने विवाह से इसको बांध लिया कि एक व्यक्ति एक के साथ जुड़ेगा और सेक्स करेगा, उससे संतानोत्पत्ति होगी, परिवार बनेगा, फिर समाज बनेगा। ये सब जो कारनामे हमने किए, ये इंसान को बांधने के किए। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट में एक और विषय लेकर आए हैं जो आपसे रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो पूरी जनरेशन से रिलेटेड है। हमारे साथ हैं आपके चहेते अनमोल। आइए शुरू करते हैं। अनमोल, पारिवारिक स्थिति में बच्चों की क्या पोजीशन थी, क्या है और क्या रहेगी? आपका क्या विचार है? शुरुआत से ही जो समाज का जो कंसेप्ट है वो फादर ओरिएंटेड है। और जैसा कि हमेशा मैंने बताया कि आदमी महत्वाकांक्षी है, तो वो अपना एक कुनबा डिज़ाइन करता है अपने दिमाग में। हर जगह वो अपनी ही सत्ता देखना चाहता है और सब पे अपना आधिपत्य रखना चाहता है, सबको दबाना चाहता है। अब उसका जो ये दायरा है, ये शुरुआत करता है परिवार से। सबसे जो उसकी छोटी सल्तनत होती है ना, वो उसका परिवार होता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो एक बाप राजा होता है घर का, जैसा समाज आपने निर्मित किया है। क्या होना चाहिए था ये किसी को भी नहीं पता। जिन्होंने बनाया आपने उनको बड़ा माना, छोटा माना, मैं उस पे बात ही नहीं करूँगा। लेकिन जो भी समाज आपने निर्मित कर दिया, उसमें जो गुंडा है ना सबसे बड़ा, या हीरो मान लीजिए उनके लिए, या ये मान लीजिए कि जो अपनी चलाएगा वो फादर है। तो फादर के ज़हन में उसका महल या उसकी सल्तनत उसका परिवार है। वही फादर ज़्यादा इच्छा रखने के कारण, महत्वाकांक्षाएँ बड़ी होने के कारण बाहर पैर पसारता है। बाहर पैर पसारने पर वो किसी काम के ज़रिए, किसी हुनर के ज़रिए, अपने आप को धन-दौलत में लिप्त करके, दूसरों को काबू करने के ज़रिए कैसे भी अपनी सल्तनत को बड़ा करता जाता है। और जब ये बड़ी होती जाती है, तो ये शहर के रूप में निर्मित हो जाती है। या अगर आप राजनीतिक बात करें, तो नेता बन के कोई ऐसा कर सकता है, या कोई गुंडा बदमाश बन के ऐसा कर सकता है। काम कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उसका जो विचार है ना, वो यही है सेम। तो जो हमारे घरों का निर्माण हुआ है, वो माँ के आधार पे तो हुआ ही नहीं। माँ है ज़रूर उसमें इन्वॉल्वड, प्रेम उसमें इन्वॉल्वड ज़रूर है, लेकिन दादा उसमें बाप ही है। तो जब ऐसी कल्पना एक समाज की आप करेंगे, जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा है और सबको सुनना पड़ रहा है, तो आप खुद सोच लीजिए ना बच्चों की क्या हालत होगी। बच्चों की हालत जो होती आई है, क्योंकि पहले तो कोई बोलता ही नहीं था। आज की स्थिति में तो फिर भी बच्चों ने बोलना शुरू किया है, बुद्धिजीवी लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। पहले अगर कोई किसी विद्वान को, बुद्धिजीवी को पढ़ लेता था, तो वो अपनी बात दूसरे के सामने नहीं रख पाता था कि जो वो गुंडा बदमाश हिटलर बैठा हुआ है अपना ऑर्डर चलाने के लिए, वो मार खाएगा। उसके सामने उस बच्चे की माँ अपनी बात ही नहीं रख पाएगी, क्योंकि संस्कारों की बेड़ी में उसको दबा रखा है। उसको कह रखा है कि तेरा जो अच्छापन है ना, वो इस बात का प्रतीक है कि तुझे चुप रहना है। तो बच्चे के साथ अत्याचार हो रहा है तो भी माँ नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दादा तो बाप ही है। आप बाप मान लीजिए या उस घर का बुजुर्ग मान लीजिए। तो बच्चे के हाल तो अब सही हो रहे हैं ना, क्योंकि सोशल मीडिया सामने है। बुद्धिजीवी कुछ कह गए, किताबें कुछ कह गई, वो लिख गए उसमें। उन्होंने सोचा, उन्होंने इमेजिन करा कि ये क्या स्थिति बना दी है बच्चों की। आज हम पढ़ सकते हैं, आज हम वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की स्थिति बहुत अच्छी होने की पोजीशन में है, लेकिन फिर भी वो जो उनके मन में जो बात घर कर गई है, मैं आदमियों की बात कर रहा हूँ, जो बात आदमियों के ज़हन में सदा से ही है कि मुझे राज करना है, ये स्थिति बच्चों की हालत को खराब करेगी ही। क्योंकि जब कोई किसी पे राज करता है, तो जो सबसे छोटी यूनिट है ना, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा तो उसका प्रोडक्ट है, उसने उगाया है, उसको ऐसा महसूस होता है। भाई वो बायोलॉजिकल फादर है, बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन वो उसका मालिक है, ये कैसे सिद्ध हो? फिर उस मालिक का क्या करोगे? फिर उस परम सत्ता का क्या करोगे?
ये तो बायोलॉजिकल फादर है ना, ये दादा बन के कैसे बैठ जाता है? और रही सही कसर हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं कि माँ-बाप के सामने तो बोलना ही नहीं है। क्यों नहीं बोलना है, इसका कारण क्या है? सिर्फ़ ये बायोलॉजिकली हमसे जुड़े हुए हैं, हमको निर्मित किए हैं इसलिए नहीं बोलना। हमारी खुद की चेतना कुछ भी नहीं है, हमारी खुद की बुद्धि कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो हमसे पहले पैदा हुए हैं, वो हमसे बड़े हैं इसलिए वही बुद्धिमान होंगे। तो पहले की स्थिति तो इतनी दयनीय थी, इतनी दर्दनाक थी कि अगर उनको इमेजिन भी किया जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि बाहर के दुश्मन की तो बच्चों को आवश्यकता ही नहीं है। घर में ही हालत खराब थी उनकी तो। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि जब सोशल मीडिया इतना प्रगाढ़ हो चुका है, सब चीज़ सामने है, जिन लोगों ने इन बातों को इमेजिन किया, इन बातों में अपने आप को झोंका, उन्होंने बहुत सारे सूत्र दिए कि बच्चों के फ्रीडम का भी तो कुछ सोचो। लेकिन फिर भी आज भी लोगों की जूं नहीं रेंग रही है और आज भी घरों में बाप समझ नहीं पा रहे हैं और अपने बच्चों के खून के प्यासे बने हुए हैं। पहले स्थितियाँ दूसरी हुआ करती थी, पहले कोई नीट नहीं हुआ करता था, आईएएस की तैयारी नहीं हुआ करती थी या कोई इंजीनियरिंग नहीं हुआ करती थी या कोई सरकारी भर्ती नहीं हुआ करती थी। बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो यही था उनके दिमाग में कि साहब संस्कृति का ध्यान रखो, संस्कारी रहो, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। मैंने बोल दिया यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बैठ जाओ, समाज में मेरी इज्जत रहे कि जो दूसरा गाँव है या दूसरे जो लोग हैं वो सोचें कि वाक़ई में कितना दमदार आदमी है, इसके बच्चे तो इसकी बात मान रहे हैं। वो अपने ईगो को सैटिस्फाई करता था। आज ये स्थिति टोटली उस जगह पहुँच चुकी है कि जो मैं कहूँगा ना, वो करियर तू अपनाएगा। मैं जनरली बच्चों को कहता हूँ कि यार माँ-बाप की बात मानना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। मान लेनी चाहिए ना, और माँ-बाप की क्यों, सभी की मान लो यार, इंसान ही तो हैं। लेकिन कम से कम अपने करियर के लिए तो बात खुद की रखें। पापा ने बोला पानी दे दे बेटा, दे दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? मम्मी ने बोला दवाई दे दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन करियर क्या होगा, आप जीवन में क्या करेंगे, आपसे जुड़ी हुई स्थिति का निर्णय भी वो करेंगे। आप किससे शादी करेंगे, ये भी वही तय करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बुद्धिमान है ही नहीं, आप तो बच्चे हैं। अजी शादी की उम्र आ गई है, आप या तो बाल विवाह कर रहे हैं, और अगर बाल विवाह नहीं कर रहे हैं, बड़े होने के बाद कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर आपको अभी भी ये लगता है कि वो बच्चा है। तो ये स्थिति पहले की थी, आज की स्थिति पे भी मैंने प्रकाश डाल दिया, लेकिन आने वाली स्थिति भी इससे कोई अलग नहीं होगी जब तक इन लोगों को समझाया नहीं जाएगा, जब तक बुद्धिजीवी लोग आगे नहीं आएँगे, जब तक लोग ज़्यादा संस्कारी होने का जो ड्रामा है वो करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ भी सही नहीं हो सकता। आगे इंटरनेट, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बोलेगा, लेकिन फिर भी बच्चों का हाल ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जब अपने मन की करते हैं, स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और वो भावुक इतने होते हैं कि उनका दिल रोता है कि मैंने अपने पेरेंट्स का मन दुखाया है, मैंने अपने फादर को रुलाया है, मैंने मेरी माँ को परेशान किया है, मैं एक गंदा बच्चा हूँ, मैं एक गंदा बेटा हूँ, गंदी बेटी हूँ। तो वो जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा। तो भविष्य भी इस स्थिति से ज़्यादा दूर नहीं होगा। सेम यही स्थिति भविष्य में भी रहने वाली है, जब तक लोग समझेंगे नहीं। अनमोल, देखिए सामाजिक व्यवस्थाएं जो चलती आ रही हैं वो चल रही हैं और हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है। लेकिन पारिवारिक जब बात करते हैं तो ये बताइए कि बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाए? देखिए, आपका जो सवाल है ना, इसमें ये चीज़ झलकती है कि आपने इतनी सारी बातें की, आखिर सही और गलत क्या है? कि जब ये व्यवस्था आ ही गई है, तो फिर सही से पालन-पोषण कैसे हो? आप जानवर को भी देखेंगे ना, तो वो भी शुरुआती दौर में अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। चाहे वो चिड़िया को देख लीजिए, घोंसले देख लीजिए, एक समय बाद वो अपने बच्चों को उड़ने देते हैं। तो जो मानव का बच्चा है ना, वो भी परेशानी में आ जाएगा, अगर पैदा होते ही उसको फेंक दिया जाएगा तो। अगर पैदा होते ही उस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वो भी परेशानी में आ जाएगा। ज़िंदा रहेगा वो, फ्रीडम मिलेगी उसको, लेकिन सांसारिक दुनिया की क्षति हो जाएगी। और क्षति किस रूप में? संख्या कम हो जाएगी लोगों की। जैसे नारी की संख्या बढ़ने लगी, क्यों? क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय पहले माएँ मर जाया करती थी, बच्चा मर जाया करता था। मेडिकल फैसिलिटीज़ आईं, बचाव हुआ, आज जो रेशियो है वो बहुत कम हो गया। तो बच्चे को अगर फुल फ्रीडम उस समय दे दिया जाएगा कि बिल्कुल धुतकार दिया जाए कि ठीक है तू पैदा हुआ है, अब तू इस प्रकृति का है, इसमें मिल जा। ऐसी स्थिति में कोई-कोई बच्चा ज़िंदा रह पाएगा, लेकिन जो भी बच्चा ज़िंदा रहेगा, तो आप मान के चलिए वो उस लेवल का होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सांसारिक दुनिया की अगर बात करें, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बचाना होता है। अब मैंने सही-गलत तो आपको बोला ही नहीं, मैंने तो सत्य-असत्य बताया। सांसारिक दुनिया का सत्य अलग है और जो अंदरूनी दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया है, उसका सत्य अलग है। तो सांसारिक दृष्टि से तो बच्चों का पालन-पोषण होना चाहिए। अब पालन-पोषण चूँकि मैन ओरिएंटेड व्यवस्था में कई बार गड़बड़ा जाता है, बच्चों की स्वतंत्रता का ध्यान रखा ही नहीं जाता। ऐसे में क्या करें? ऐसे में जो उनके फादर हैं, उनको ट्रेन्ड होना पड़ेगा।
हर चीज़ के लिए हम ट्रेंड होने की शुरुआत कर देते हैं। गाड़ी चलाना सीखना है तो ट्रेनिंग चाहिए, मशीन चलानी सीखनी है, कंप्यूटर चलाना सीखना है, हर चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन बच्चे कैसे पालने हैं उसकी ट्रेनिंग किसी को नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं जिसने बच्चे पैदा किए हैं वो ऑलरेडी प्राकृतिक ट्रेंड है। जब उसकी खुद की मानसिक स्थिति या उसकी खुद की चेतना ही बहुत कमज़ोर स्थिति में है, तो फिर वो बच्चे को क्या देगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। बच्चे की स्थिति डाउन ही करेगा। तो सबसे पहले तो जो पापा लोग हैं, जो फ़ादर हैं बच्चे के, उनको ट्रेंड होना पड़ेगा कि आखिर बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। फ्रीडम देखिए ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को ऐसा महसूस नहीं हो कि मैं अपनी बात अपने पेरेंट्स के सामने रख ही नहीं पाऊँगा। और ऐसा भी नहीं हो कि बच्चा अपने आप को भी नुकसान पहुँचा रहा है, घरवालों को भी नुकसान पहुँचा रहा है, समाज को भी नुकसान पहुँचा रहा है, सबको नुकसान पहुँचा रहा है। ऐसी कंडीशन में तो माँ-बाप ज़िम्मेदार हो गए। क्योंकि मैंने आपको कहा कि आध्यात्मिक यात्रा अलग है और सांसारिक यात्रा अलग है। सांसारिक दृष्टि से वो बच्चा गड़बड़ पैदा कर देगा घर परिवार में, पेरेंट्स की ज़िंदगी में, खुद की ज़िंदगी में, समाज, दुनिया सब में गड़बड़ कर देगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी सांसारिक दुनिया की स्थिति में तो माँ-बाप को बच्चे पे थोड़ी लगाम रखनी चाहिए। लेकिन आपको ये देख कर के, ये जान कर के हैरानी होगी कि वाक़ई में जो बच्चे दिल से अपने पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे वाक़ई में भावुक हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको पेरेंट्स दबाते हैं, उनकी हालत ख़राब कर देते हैं, उनको जीने नहीं देते। और जो बच्चे एरोगेंट हो गए हैं किसी भी कारण से, चाहे वो पेरेंट्स के कारण हुए हों, समाज के कारण हुए हों, चाहे वो खुद से सीख के एरोगेंट हुए हों, बदतमीज़ी करते हों, नाटकबाज़ी करते हों, बहुत ही गंदा माहौल बना देते हों, हर किसी के साथ बदजुबानी करते हों और परेशान कर देते हों, ऐसे बच्चों को पेरेंट्स कुछ भी नहीं कह पाते। ऐसे बच्चों को पेरेंट्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स डर जाते हैं और जो बच्चा भावुक है, जो हर चीज़ हाँ-हाँ कर रहा है, अपना सेंस लगा रहा है, ध्यान रख रहा है, अपने पेरेंट्स की भी सोच रहा है, उसको दबाना शुरू कर देते हैं। तो बैलेंसिंग होना ज़रूरी है, ये नहीं कि एक ही तरफ सब चीज़ चल जाए, रूल कहीं पे भी चलते नहीं हैं। अगर आप संसारिक दुनिया में मेरे से पूछेंगे ना कि क्या होना चाहिए फिर बताइए, मैं कह रहा हूँ हर बच्चे पे अलग-अलग चीज़ होनी चाहिए। हर परिवार की स्थिति अलग-अलग होती है। सबके ऊपर एक फ़ॉर्मूला बना कर के अगर लगा दिया जाएगा, तो फिर ये जीवन गणित नहीं है। जीवन प्रेम से चलता है, गणित से नहीं चलता। दर्शक ये जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। लेकिन उसके साथ एक बात और पूछते हैं अनमोल से। हमेशा से चलता आया है कि पहले वाली जो जनरेशन है वो ये बोलती है कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो आने वाली जनरेशन को वो फिर गलत बताते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है बच्चों के साथ में कि वो पेरेंट्स के साथ में एडजस्ट कैसे करें। और पेरेंट्स की भी अपनी प्रॉब्लम है कि बच्चा जो कर रहा है वो सही है या गलत है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप सांसारिक दुनिया की बात करते हैं, तो फिर एडजस्टमेंट इज़ अ की ऑफ लाइफ़। ये सब एडजस्टमेंट ही तो हो रहा है ना। शादी करता है इंसान, 2 लोग एक साथ रहते हैं, उसकी अलग मान्यताएँ होती हैं, उसकी अलग मान्यताएँ होती हैं। उनके नेचर अलग-अलग होते हैं, वो एडजस्ट ही तो कर रहा है ना। और जो अच्छा एडजस्ट कर लेगा, उसको थोड़ा-सा हम खुश मान लेंगे। हालत सबकी खराब है, कम एडजस्ट कर पा रहा है, उसकी भी हालत खराब है। कभी तो ब्लास्ट होगा ना। तो बच्चों के साथ भी ये है कि बस एडजस्ट ही करना है और कुछ भी नहीं है। ये तो व्यवस्था ही चेंज करनी पड़ेगी कि बच्चों को एक ऐसी खुली हवा मिले कि जहाँ वो नया बीज, एक नया पौधा बन के, एक नए वृक्ष की जैसे खिले और ऐसे फलों का निर्माण करे जो वाक़ई में अपने आप इस सांसारिक दुनिया के लिए विचित्र हैं। अभी हो रहा क्या है, लकीर के फ़कीर हैं। दादा ने कुछ कहा, वो पापा ने माना, क्योंकि दादा दादागिरी करते थे, फिर पापा ने दादागिरी की तो बेटा भी वैसा हो गया। तो सेम टू सेम कल्चर चलता जाता है। बाहर अगर कोई सिखाने की कोशिश करता है, तो पापा चाहते ही यही है कि जो बाहर वाला भी सिखा रहा है, चाहे वो गुरु हो, टीचर हो, कोई भी हो, वो भी जो हम कह रहे हैं ना वो सिखाए। विद्वान है, बुद्धिजीवी है, अगर थोड़ा-सा भी उनके बच्चों को कुछ और सिखा दिया, तो फिर उनके टेंशन शुरू हो जाती है। तो फिर पेरेंट्स उस गुरु के दुश्मन हो जाते हैं। तो सारी जो कंडीशन है, वो एडजस्टमेंट के ऊपर है, लेकिन अगर बड़ी व्यवस्था को लेके आना है, तो फिर चेंजेज़ ही इस सांसारिक जो स्थिति है, उसका मूल है। चेंजेज़ आएगा तो ही हम उस मूल आध्यात्मिक सोर्स पे पहुँचेंगे जिसको मैं सत्य कहता हूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तो कभी पूरा ही नहीं होता, ये निरंतर चलता जाता है, इसमें किसी ने आज तक सफलता हासिल नहीं की। अगर वाक़ई में सफलता हासिल करनी है, तो आपको ये जो मैरिज सिस्टम है, इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रख कर के चर्चा शुरू करनी चाहिए। अनमोल, अच्छे दर्शन की संगत हर किसी को नहीं मिलती। एक जन सामान्य में देखा जाए तो पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि हमारे बच्चों का भविष्य बने और वो भविष्य वर्तमान के हिसाब से ही निर्धारित करते हैं अपने दिमाग से। और उसमें मेन चीज़ आती है जो इन दिनों में देखा गया है एजुकेशन सिस्टम में कि पेरेंट्स हमेशा बच्चे को बोलते रहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो क्या वो ज़रूरी नहीं है? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर वो उनको पढ़ाई के लिए क्यों बोलते हैं। इसके सकारात्मक पक्ष हो सकते हैं,
लेकिन क्या इसका नकारात्मक पक्ष ये नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि ये पढ़ लिख जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा, फिर हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। जनरली खासकर जो पुराने समाज हैं, उनमें तो लड़कियों को पढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी और अगर व्यवस्था थी भी, तो दिन-प्रतिदिन उनको दबा-दबा कर उस व्यवस्था को परेशानी में तब्दील कर दिया कि लड़की तो थोड़ा बहुत भी पढ़ ले तो ठीक है, इसकी तो हमको शादी करनी है। तो यहाँ पर लड़के-लड़की वाला भेद भी अपना अस्तित्व रखता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि वाक़ई में उनको पढ़ने के लिए क्यों बोला जा रहा है। क्या पेरेंट्स के दिमाग में कहीं ये तो नहीं कि पढ़ लिख के ये नौकरी लगेगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा? कहीं उनका ये मिथ तो नहीं कि जो काला अक्षर भैंस बराबर कर लेता है, काली-काली किताबें बाँच लेता है, वो बहुत पैसे वाला बन जाता है? क्या वो लोग पैसे वाले नहीं है? क्या उनकी ज़िंदगियाँ आगे नहीं चल रही? जो ज़्यादा पढ़े नहीं, लेकिन उन्होंने कोई बिज़नेस में ध्यान दिया या कोई कला में ध्यान दिया। बल्कि कई बार तो ऐसा देखने में आता है, जो बहुत पढ़ लिख लिए, उनसे कोई काम भी नहीं हो रहा और आर्थिक रूप से वो उनसे पीछे हैं। तो पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा आखिर है क्या? अगर उनकी ये महत्वाकांक्षा है कि इस बच्चे को नॉलेज मिले, तो नॉलेज तो तजुर्बों से मिलती है। जो सांसारिक जीवन से मिलती है, उससे बड़ी नॉलेज तो कुछ भी नहीं है। और मैं पेरेंट्स से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने खुद ने कितनी पढ़ाई की थी? अगर सच में आपने पढ़ाई की होती ना, रियल वाली पढ़ाई, ये किताबों वाली नहीं, जो आपके सेंस को निर्मित कर देती है, तो आप अपने बच्चे को कभी ये नहीं कहते कि तू पढ़ ले या कम से कम ज़बरदस्ती ये नहीं कहते कि तू पढ़ ले। क्योंकि आपको ये मालूम चल चुका होता कि वाक़ई में पढ़ाई जो है वो इंटरनल कांसेप्ट है, ये दबाव से नहीं आती, ये अपने आप आती है। तो ऐसे पेरेंट्स कभी भी बच्चों को फ़ोर्स ही नहीं करते बल्कि बोलते ही नहीं, वो सिर्फ़ बच्चे को एक राय देते हैं कि देखो पढ़ने से ये होता है, इन चीज़ों से ये होता है, नॉलेज से ये होता है और छुट्टी पाते उनका बच्चा 99% चांसेस है कि सही ट्रैक पे आ जाता है। लेकिन बच्चा गलत ट्रैक पे जाता है इसलिए है, उसको 24 घंटे परेशान किया जाता है कि पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ने से ये होता है। फिर वो भी आगता हो जाता है कि यार इनकी बात कौन मानेगा और बुरी तरह से वो परेशान हो जाता है। फिर वो पढ़ाई उसके लिए एक बोझ हो जाती है जिसमें वो कभी भी आनंदित नहीं हो पाता और पढ़ाई, पढ़ाई ना रह करके उसकी दुश्मन बन जाती है। देखिए, जनरेशन गैप तो हमेशा से रहा है। कुछ पेरेंट्स उसको बैलेंस कर जाते हैं, कुछ बच्चे भी समझदार होते हैं, लेकिन इन जनरल ये होता है। और एक बात और कही जाती है समाज में कि बच्चों को मार-पीट से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। पुराने वक़्त में जब टीचर पिटाई करते थे, तो लोग बोलते भी हैं कि गुरु की चोट विद्या की पोट, ऐसा करके जो कहावतें हैं, वो वहीं से निकल के आई है। ये जो बच्चों के साथ में मारपीट करके उनको डिसिप्लिन में लाया जाता है या पढ़ाया जाता है या उनका करियर बनाया जाता है, इसके मामले में आपके क्या विचार हैं? भाव जो होते हैं ना इंसान के, वो उसके जीवन पे असर डालते हैं। भाव कई प्रकार के हैं। चित्त पे असर डालने वाले ही होते हैं ज़्यादातर तो भाव। अपने मन पे असर डालते हैं भाव। गुस्से का भाव हो, प्यार का भाव हो, भावुकता का भाव हो, किसी भी तरह का भाव हो, भाव असर डालता है। आप बात कर रहे हैं पिटाई की, तो बच्चों पे ही क्यों लागू करते हैं इस बात को? पिटाई का असर तो गुंडे बदमाश पे भी होता है, चोर पे भी होता है, बड़े आदमी पे भी होता है। क्यों? क्योंकि पिटाई शारीरिक है। जब शरीर पे चोट लगती है ना, तब अंदर अपनी चेतना हिलती है, अपना मन विचलित होता है, बुरी तरह से दर्द होता है और चूँकि बच्चा छोटा है, उसको इस बात से डराया गया है कि ये जो लोग हैं ना बाहर के, ये बहुत खतरनाक हैं, खासकर पापा। तो जब वो पापा की पिटाई की सिर्फ़ इमेजिनेशन ही करता है ना, तभी उसका काम हो जाता है, मारना तो बहुत दूर की बात है। अब आप सोचेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है? देखिए, छोटी उम्र में जो बच्चा है, उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। एक ज़हर की शीशी पड़ी है और वो उसको उठा के खा रहा है, तो वो चल बसेगा? वो सांसारिक दुनिया से तो निकल पड़ेगा। इसीलिए सांसारिक दुनिया के हिसाब से तो ये बात गलत है कि उसको आपने ज़हर खाने दिया। आपको उससे ज़हर छीनना है। अगर वो ज़हर छीनने नहीं दे रहा तो आपको उसको पिटाई भी करनी है। लेकिन क्या इस पिटाई का असर लंबे अरसे तक चलना चाहिए? जहाँ तक कोशिश हो सके, बच्चे को भी अपने आप को सुधार करके, अपने आप से एक्टिंग करके समझाना चाहिए। छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, आपकी बात नहीं सुनता वो। आप जैसा बिहेव करते हैं ना, वो वैसा देखता है। लोग बोलते हैं साहब इसमें तो खून का असर आ गया। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस बाप का ये बच्चा है, उनका ब्लड रिलेशन है इसलिए उनका असर है, नहीं। वो उनके बीच में रहता है बहुत लंबे समय तक। सबसे पहले वो उनके बीच में रहता है। माँ के गर्भ से आता है, उसके बाद वो उसके साथ सोता है, टॉयलेट करता है, खाना खाता है, दूध पीता है, पानी पीता है, कुछ भी करता है। किसी भी तरह की फीडिंग उसकी छोटी उम्र में होती है। ये सारी बातें वो अंदर ले रहा होता है। तो जब वो ले रहा होता है तो उसको किसी की बात शब्दों के रूप में समझ में नहीं आ रही होती क्योंकि अभी उसके ज़हन में शब्दावली नहीं बनी है। तो जब प्राकृतिक रूप से इंसान चीज़ों को देख के महसूस करके सीखता है, तो फिर प्रवचनों से कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन प्रवचन अपनी जगह हैं,
लेकिन प्रवचन एक लिमिट तक का असर दे सकते हैं। आज हम बोल रहे हैं तो इसकी भी एक लिमिट है। इसी प्रकार पिटाई एक लिमिट का असर दे सकती है, क्योंकि बाहरी दबाव है, लेकिन अगर उसकी चेतना ही जिंदा नहीं हो रही, उसकी चेतना पे असर ही नहीं पड़ रहा, तो फिर कैसे सही होगी स्थिति? तो छोटे बच्चों को तो कभी-कभी थोड़ा-सा फिजिकली डरा देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके दिमाग में आपने ऐसा बोध पैदा कर दिया कि मर्जी आए जो करूँगा। तो हो सकता है ऐसा बच्चा अपने आप में तो सही हो जाए, लेकिन वो संसार को गड़बड़ स्थिति में लेके जा सकता है। वो गुंडा बदमाश बन सकता है, वो एरोगेंट बन सकता है, वो एक नागरिक के अधिकारों का हनन कर सकता है। तो छोटे बच्चे को थोड़ा बहुत मारने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इसको शारीरिक नुकसान नहीं हो जाए, और जो मारने वाला है, जो पिटाई करने वाला है, वो खुद इतना बुद्धिजीवी हो कि उसके हाथ से बच्चे के उस ड्रामे के ऊपर काम हो जाए, जो ड्रामा वो मार के कर रहा है, कि मेरे ड्रामा से इसको फ़र्क पड़ेगा, इसको चीज़ों की सीख मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ खड़ी हो जाती है, जब पेरेंट्स खुद भावुक होके आपा खो देते हैं और वो बच्चों को फिर अंधाधुंध मारते हैं। खुद की स्थिति खराब करके मारना तो खराब है, लेकिन अपने बच्चे को फ़ायदा देने के लिए मारने का, डाँटने का तरीका छोटी उम्र के लिए तो बहुत शानदार है। तो छोटी उम्र में बच्चे को थोड़ा बहुत डराइए, थोड़ा वो बड़ा होने लगे तो उसको फिर प्यार से समझाइए, और फिर लास्ट में जब वो बड़ा हो जाता है बिल्कुल, तो अपना पूरी तरह से दोस्त बना लीजिए। ये विधि शुरू में भी बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने बताई है। कुछ लोगों ने इसको समझी है, कुछ इसको प्रयोग में लाते हैं, कुछ नहीं लाते तो वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अनमोल, आपकी इस गहरी लेकिन पूरी तरह से बच्चों पर लागू होने वाली उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है दर्शक भी इसको पसंद करेंगे कि बच्चों में डर हो, लेकिन डर नहीं हो। लेकिन इन दिनों में पिछले कई सालों से एक बात स्कूलों में बहुत प्रचलित है, जिसका पक्ष भी है विपक्ष भी है, कि बच्चों के साथ मारपीट होनी ही नहीं चाहिए, हाथ उठना ही नहीं चाहिए, वरना केस तक हो जाता है। देखिए, ये तो पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ हो चुकी है। जैसे मैंने आपको कहा कि घर में फ़ादर अगर मार रहे हैं, तो वो अपना आपा ना खो दें। उनकी मार भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो बच्चे को फ़ायदा दे रही है। इंटेंशन उनका क्लियर होना चाहिए कि ऐसा करने से इसको फ़ायदा मिलने वाला है। अब ये नौबत आ चुकी है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा ना, तो ये मानेगा नहीं। पूरी प्लानिंग के साथ अपने आप के ऊपर कंट्रोल रख के फिर ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन जनरली होता क्या है, वो अपना आपा खो देते हैं। ठीक यही स्थिति स्कूल्स में भी हो जाती है। टीचर की ज़िंदगी कहाँ होती है, वो अपने घर से फ्रस्ट्रेटेड है। उसने खुद ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो बुद्धिजीवी बन सके। वो सत्य से बिल्कुल अनभिज्ञ है। 4 किताबें उसने पढ़ ली, वो भी पता नहीं ढंग से पढ़ी कि नहीं पढ़ी। डिग्री भी उसकी ओरिजिनल है या नहीं है। शिक्षा व्यवस्था आपको पता ही है कैसी है, कि सबको पास कर दो में ही वो टीचर निकल के आया हुआ है। ऐसी स्थिति में जब वो कुछ जान ही नहीं पा रहा और फिर बच्चा दूसरे का, कम से कम फादर को ये पीड़ा तो होती है कि बच्चा मेरा है। ऐसी कंडीशन में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि बच्चा किसी और का है, अगर उस टीचर ने आपा खो दिया, तो फिर आप समझ लीजिए कितनी बड़ी दुर्घटना होगी। बिल्कुल। भाई, फादर की स्थिति में तो आपको पता है कि फादर को एक समय बाद ये पता चल जाएगा, या मदर याद दिला देगी, परिवार वाले याद दिला देंगे कि बच्चा आप ही का है। उसको खुद को भी एहसास हो जाएगा, तो वहाँ रुक सकता है। लेकिन टीचर ने अगर आपा खो दिया, तो वो किस हिसाब से रुकेगा? वो सिर्फ़ इस हिसाब से रुक सकता है कि हाँ, ये इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। लेकिन जब इंसान का आपा खोता है ना, तब वो गड़बड़ की तरफ ही जाता है। तो स्कूलों की व्यवस्था इससे ही गड़बड़ा गई है। फिर ऐसा टीचर जिसके ऊपर नियम लाद दिए गए कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, तो टीचर भी किनारा करने लग गया। अगर आप पुराने सिस्टम की बात करें गुरु की, तो गुरु अपने आप को झोंक करके अपने शिष्य को तैयार करता था। तो अब कौन करेगा और क्यों करेगा? किसी को क्या पड़ी है? उसको पता है अगर मैं थोड़ा-सा भी इसको पीड़ित करूँगा या थोड़ा-सा भी इसको हिलाऊँगा-डुलाऊँगा, तो मेरे साथ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और आज की स्थिति केवल मारने के ऊपर नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि मारने से ही हंगामा होगा, तो अगर टीचर ने कुछ बच्चे को कुछ कह दिया तो मानसिक पीड़ित हो गया, तो इस पे भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, बच्चा नाम लगाने को तैयार है। तो जब भी कोई चीज़ नियम के तौर पे आ जाती है, तो फिर उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। कोई जाति-प्रजाति को विशेष अधिकार दे दिए जाएँगे, तो वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देगी। अगर महिलाओं को विशेष कानून दे दिया जाएगा, तो एक समय बाद वो उसका दुरुपयोग करने लग जाएँगी। इसी प्रकार बच्चों को भी स्कूल में स्पेशल हक दे दिए जाएँगे, तो फिर उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। टीचर की स्थिति इसलिए खराब होने लगी। अगर घर में भी ये नियम आ गया, कुछ देशों में ऐसा नियम है कि माँ-बाप भी बच्चे को कुछ नहीं कह सकते, वहाँ पर भी बच्चे उस नियम का दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे। तो व्यवस्था ऐसी हो कि इंसान कम से कम अंदर से तो ये सोचे कि यार उस व्यक्ति को मैं मार रहा हूँ, तो वो भी तो इंसान है। ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है, तो गुरु तो कम से कम समाज में वो औचित्य रखता है, वो स्थिति रखता है कि वो कुछ भी करके उस बच्चे को सही ट्रैक पे ले आए।
लेकिन अब गुरु दिखेगा कैसे? अब गुरु सही कौन-सा है? तो ना तो पेरेंट्स जज कर पाते हैं, क्योंकि सब जगह उनको ये चीज़ें दिखती हैं कि यार इस बच्चे को ऐसे मार दिया, इसकी आँख चली गई, इसके हाथ-पाँव टूट गए, रही-सही कसर ये न्यूज़ वाले पूरी कर देते हैं। तो ये सारा सिनेरियो गड़बड़ा गया है। यदि गुरु हो या पेरेंट्स हो, कोई भी हो, अगर बच्चे को किसी चीज़ को सिखाने के लिए मार रहे हैं, वो भी छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। बड़ी उम्र में आप दोस्त बना लो, बच्चा समझ जाएगा। और बड़ी उम्र में भी दोस्त बनाने के साथ-साथ एक गुरु की अलग दोस्ती होती है। मेरे हिसाब से गुरु जितना बड़ा दोस्त हो सकता है ना बच्चे का, उतना बड़ा दोस्त तो उसका हम-उम्र भी नहीं हो सकता। तो दोस्ती करनी चाहिए पेरेंट्स को भी और गुरु को भी। तो जो स्कूलों की आप बात कर रहे हैं ना, वो सिनेरियो बिल्कुल अलग हो गया। उसमें घुसने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अब सही नहीं होगा, क्योंकि अविश्वास की भावना पैदा हो गई है। ना अब पेरेंट्स को टीचर्स पे भरोसा है, ना टीचर्स को अब इस व्यवस्था पे भरोसा है। तो पेरेंट्स भी धक्के मार के बच्चे को भेज देते हैं और चढ़ने की कोशिश करते हैं स्कूल वालों पे या टीचर्स पे। तो टीचर भी अब किनारा करने लगे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, चाहे जो कर, मेरी तनख्वाह मिल रही है, बात खत्म। टीचर किनारा करते हैं वहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे लोग कोई बात पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स उसके इमोशंस को नहीं समझ पाते, ऐसा बच्चे में एक फीलिंग आती है। मैंने आपको कहा ना, पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। हर किसी को लग रहा है कि सब पैदा कर दिया और काम हो गया। बाकी तो कसर क्या है, ऊपर वाला पूरी कर देगा। खाने का इंतज़ाम भी वही कर देगा, सब कुछ वही कर देगा। तो पेरेंट्स की खुद की स्थिति क्या होनी चाहिए? सिर्फ़ पैदा होने से ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। आज साइंस इतना आगे चला गया है, हमको सोचना चाहिए जब हमारे पास खाने की व्यवस्था उचित नहीं है, 2 टाइम दूध नहीं दे सकते, 1 टाइम फल नहीं दे सकते, पढ़ाई-लिखाई नहीं कर सकते, उसके बावजूद हम 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे की कल्पना करते हैं। लड़के की चाहत में हम बच्चे करते ही चले जाते हैं। हम उस प्रोडक्ट की परवरिश आखिर करेंगे कैसे? उस फल की स्थिति आखिर होगी कैसे? वो फल पकेगा कैसे? अगर फल सड़ गया, तो ज़िम्मेवारी किसकी है? उस क्लाइमेट की भी ज़िम्मेदारी है, उस स्थिति, उस परिस्थिति की भी ज़िम्मेदारी है। तो पेरेंटिंग सीखनी ज़रूरी है, अगर पेरेंटिंग नहीं सीखेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब आप बोलेंगे साहब पेरेंटिंग आखिर सीखें किससे? अगर थोड़ा बहुत बाप का ईगो कमज़ोर पड़ जाए, अगर बाप ये मान ले कि नहीं मेरे को सब कुछ नहीं आता, कुछ आता है, मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ पता होगा, काम-धंधे के बारे में कुछ पता होगा, लेकिन सब कुछ नहीं पता, तो ऐसा पेरेंट्स ईगो छोड़ कर के सीखने जाए, तो आखिर जाए कहाँ? किससे सीखे? वो व्यक्ति कैसा होगा? मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रगाढ़ होगी, तो आपको सिखाने वाले लोग भी दिखने लग जाएँगे, जो वाक़ई में बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। जो लोग फ्रीडम पसंद है, वो बच्चों के लिए भी सही दिशा दिखाएँगे, नारी के लिए भी सही दिशा दिखाएँगे और समाज में हर स्थिति के लिए सही दिशा दिखाएँगे। ये सत्य के नज़दीक होगी, क्योंकि जो सत्य है ना, वो फ्रीडम में ही निकलता है। आप किसी ऐसे पेड़ को यदि गमले में लगा देंगे जिसकी प्रकृति ही बड़ा होने की है, तो या तो वो उस गमले को फाड़ देगा बुरी तरह से या खुद नष्ट हो जाएगा। तो हर पौधे को उगने के लिए स्पेस चाहिए। तो पेरेंटिंग सीखिए, जैसे माली पौधे को लगाने के लिए सीखता है। वो चाहे ट्रेनिंग ले ना ले, प्रकृति से भी सीखता है। चूँकि पौधे की अवधि, पेड़ की अवधि कम हो सकती है मानव जीवन से, इसलिए वो बार-बार गलतियाँ करके सीख सकता है। लेकिन एक पेरेंट एक बार गलती कर दे, तो फिर उसके साथ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो उसकी औलाद है, वो एक बार है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के बच्चे 2, 3, 4 हों, तो पहले वाले में कुछ गलती की हो, तो आगे वाले में ना करें। तो पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि उन लोगों को सुनना शुरू करें, जो निस्वार्थ पेरेंटिंग की बात करते हैं। ऐसा नहीं पेरेंटिंग के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट खोल लिया और वहाँ कमाने की कोशिश करते हैं, वो आपको कुछ नहीं बता पाएँगे, कुछ नहीं सिखा पाएँगे। और उस व्यक्ति से सीखिए, जो व्यक्ति आपको प्रैक्टिकली उसमें डालता है। ये नहीं केवल ऊपरी-ऊपरी बातें करता है, जो आपको प्रैक्टिकली उस स्थिति में लेके जाता है। जिस व्यक्ति को आप गालियाँ बक सकते हैं कि ऐसा करने से हमारे साथ ऐसा हो गया, ठीक है? मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ और हाँ, अगर आपका ध्यान मेरे ऊपर जा रहा है, तो मैं खुद की बात कर रहा हूँ, आप मेरे से भी सीख सकते हैं। इसमें कोई भी शर्म वाली या कोई भी हेजिटेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सीख सकते हैं। कारण है, ये जो प्रश्न खड़े होते हैं समाज में और हर परिवार में, ये पूरे आने वाली जनरेशन के साथ में जुड़े रहते हैं, उनके भविष्य से जुड़े रहते हैं। प्रश्न साधारण दिखता है, हर किसी को लगता है कि ये मैं सुलझा लूँगा, लेकिन गहराई से अगर जाएँगे, तो अनमोल के सत्य पर आधारित ये जो बातें हैं, वो आपके परिवार में पूरा मार्गदर्शन कर सकती है। अनमोल, एक वयः संधि होती है, टीनेज जिसको बोलते हैं, उस जगह न पेरेंट्स को दोष दिया जा सकता है, न बच्चों को। एक उम्र होती है, उस वक़्त ये देखने में आया है कि बच्चों का अपोज़िट जेंडर में बहुत इंटरेस्ट रहता है, वो उधर दौड़ते हैं। इस स्थिति में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और बच्चों की जो उम्र है, उसके हिसाब से वो कैसे उसको बैलेंस करें? देखिए, मैंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब सत्य को लेकर के दिए हैं। हर चीज़ का एक सत्य होता है। आप या तो उस सत्य में
जुट जाइए, या तो उस सत्य को जान लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप मानने की कोशिश करें, आप जान लीजिए। अगर आपकी आँखें खुल जाती हैं, तो फिर वो आपका हो जाता है। व्यसक वाली आपने जहाँ बात की है, टीनेजर हो या मान लीजिए 12-13 साल की उम्र हो, वहाँ उनमें अपोज़िट जेंडर के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, जो कि अधिकतम रूप से शारीरिक होता है। तो वो अपोज़िट जेंडर के प्रति आकर्षण नहीं है। जनरली बच्चे इसको प्यार की संज्ञा दे लेते हैं कि हमें तो उससे प्यार हो गया। वो प्यार कैसे हो गया भई? अगर वो व्यक्ति किसी और देश में रहता, आप उसको देख नहीं पाते, तो ये प्राकृतिक प्यार तो नहीं है। आपने उसको देखा, आपने उसको महसूस किया, आप उसके नज़दीक आए, तो आपने उसको प्यार का नाम दे दिया। वो प्यार नहीं है, वो आपका फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, जो छोटी उम्र से चालू हो जाता है। अब क्या वो पेरेंट्स मूर्ख हैं, जिन्होंने वो एज ली थी, जिनका उस एज में इन परेशानियों से सामना हुआ है, जिनको तीव्र उत्तेजना हुई है, तीव्र इच्छा हुई है, और फिर सामाजिक जो बंधन है कि एक व्यक्ति की जो शादी होगी, वो 18-21 के बाद होगी, और शादी से पहले फिज़िकल रिलेशन में नहीं लिप्त हो सकते। अगर जो लिप्त हो गया, वो कानूनी तौर पे अपराधी घोषित किया जाएगा, सामाजिक तौर पे वो घटिया इंसान है, और आध्यात्मिक तौर पे तो उसको इतनी मानसिक पीड़ा दे दी जाएगी कि तू तो पापी है। अगर ऐसी स्थिति पैदा की जाएगी, तो फिर एक इंसान का उस समय पर विकास कैसे हो पाएगा? तो पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि हमारी स्थिति जब ये आई थी, तो इनकी नहीं आ सकती क्या? इसमें भी 2 अलग-अलग विचारधाराएँ हैं। लड़के के प्रति अलग विचार है, लड़कियों के प्रति अलग। हम लड़की को ईगो से देखते हैं। हमने हमेशा लड़की को ध्यान में रखते हुए गालियाँ बनाई, लड़की को ध्यान में रखते हुए ही हमने गालियाँ बकीं, जिसमें लड़की भी है और सेक्स भी इन्वॉल्व्ड है, तो हमने लड़की को भी खराब घोषित किया, सेक्स को भी हमने खराब घोषित किया। क्यों? क्योंकि जब हम गाली दे रहे हैं, और गाली तो प्रतीक ही इस बात का है कि ये खराब चीज़ ही तो बक रहे हैं, गुस्से में ही तो आ रही है हमारी ज़ुबान पे। तो आपके हिसाब से लड़की भी खराब है और सेक्स भी खराब है, चूँकि गाली भी खराब है। तो इसको खराब घोषित करने के कारण ये परेशानी हो गई। आज की स्थिति में टीनेजर मोबाइल में देख लेता है, किताबों में पढ़ लेता है, वीडियोज़ में उसको सब कुछ दिख जाता है, तो वो आगे बढ़ने लगा है। लेकिन बावजूद इसके सब काम हो रहे हैं, डिस्क में जा रहे हैं बच्चे, क्लब्स में देख रहे हैं, कॉलेजेस में जाके सब कुछ कर रहे हैं, होटल्स में रूम ले लेते हैं, सब कुछ हो रहा है, पेरेंट्स को भी अब पता चलने लगा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, मानसिक खुलापन अभी भी नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि साहब ये टॉपिक तो कुछ है ही नहीं, ये तो पहले के टाइम में होता होगा कि बच्चों को पीड़ित किया जाता होगा कि ऐसा सोचना मत, ये पाप है, ये पाप है, बच्चा जल-भून जाता होगा। आज तो कोई मना ही नहीं करता। यहाँ पे आप गलत हैं। आज मना कोई नहीं करता क्योंकि वो कर नहीं पाता। उनको पता है कि ये बच्चा फांसी लगा लेगा, क्योंकि इसकी तो इच्छा अंदर से हो रही है और फिर इसको सब जगह वही-वही चीज़ दिख रही है, तो इसको इस चीज़ का मालूम चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं इंतज़ाम करके हम रोक भी लेंगे तो भी अपनी हसरत पूरी कर ही लेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, वो हसरत तो पूरी कर रहा है, लेकिन मानसिक रूप से वो अभी भी उसी स्थिति का है। उसको आज भी ग्लानि हो रही है, आज भी परेशानी हो रही है, आज भी वो हेजिटेटेड है। आपको समझना पड़ेगा कि यही तो सत्य है। फिज़िकल रिलेशन जो है, अट्रैक्शन जो है, सेक्स जो है, वो रियलिटी है इस प्रकृति की। इसको गंदा बताने की स्थिति में ही हम इस सत्य से दूर चले जाते हैं। अगर हम विवाह की स्थिति नहीं बनाते, तो ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में नहीं आती। हमने विवाह से इसको बाँध लिया कि एक व्यक्ति एक के साथ जुड़ेगा और सेक्स करेगा, उससे संतान उत्पत्ति होगी, परिवार बनेगा, फिर समाज बनेगा। ये सब जो कारनामे हमने किए, ये इंसान को बाँधने के किए। तो मैं आपके सांसारिक जीवन के प्रयोग तो आने वाले और आपके सवालों में बताता रहूँगा, लेकिन मैं सत्य और अध्यात्म की अगर बात करूँ, तो फिर बच्चे को रोकना नहीं चाहिए इन चीज़ों के लिए, बल्कि उसके लिए साधन उपलब्ध कराने चाहिए। अगर आपको हेजिटेशन है, आप पेरेंट्स हैं, आप साधन उपलब्ध नहीं करा सकते, तो ऐसे सीनियर लोगों के साथ उन बच्चों को लगा देना चाहिए, जिन पे आपको विश्वास हो, जो ज़िम्मेदार व्यक्तित्व हों, जो बुद्धिजीवी हों, जो समझते हों इन सब चीज़ों को। आपका बच्चा वहाँ गड़बड़ कभी नहीं होगा, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो। तो थोड़ी-सी ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये प्रकृति के बहुत नज़दीक है, सत्य के बहुत नज़दीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए सत्य ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन में जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत गहराइयों तक ये चीज़ दिखेगी। जो समझदार हैं उनसे गाइडेंस रहे, वो उनके लिए अच्छा मार्गदर्शक बन सकते हैं। एक शब्द है जॉब सैटिस्फैक्शन, लेकिन उसका जो बेस है, वो बच्चों की छोटी उम्र से शुरू होता है। बच्चे अपने पसंद का काम करना चाहते हैं। वैसे बच्चों में उतनी बुद्धि नहीं होती कि वो अपना निर्णय ले पाएँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये समझ में आता है कि हर बच्चा अपनी पसंद का काम करना चाहता है। लेकिन पेरेंट्स जो हैं, वो उसको उसके हिसाब से, उसके भले के लिए अपनी समझ उस पर थोपते हैं या उनको गाइड करते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है? इसमें भी 2 बातें हो जाती हैं कि यदि बच्चा अपने समझ की बात करता है, तो पेरेंट्स उस पे आरोप लगा देते हैं कि ये तेरा दिमाग नहीं है, किसी ने तेरे को समझाया है, और ये आरोप कहीं हद तक सही भी होता है।
और अगर पेरेंट्स की बात मान ले तो बच्चा वैसे ही फ्रस्ट्रेशन में चला गया, क्योंकि मन तो उसका है नहीं, फिर वो करे कैसे? लेकिन मैं बच्चों को भी ये समझाना चाहूँगा कि आप पेरेंट्स से अलग होके अगर कोई चीज़ सीख रहे हो कि मुझे ये करनी चाहिए, तो वो पेरेंट्स से आई है, वो आपको परेशान कर रही है, लेकिन ये चीज़ भी कहीं न कहीं समाज से आई है आपके दिमाग में। कुछ लोग इन्फ्लुएंसर बन के आपको बता रहे हैं, कुछ लोग समाज में ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं, चाहे वो विज्ञापन के ज़रिए हो, चाहे वो खुद के इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए हो, जिससे कि आपके दिमाग पे असर पड़े और आप आर्थिक रूप से उनको फ़ायदा पहुँचाएँ। लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि यार ये चीज़ तो मेरे मन की है। मन की चीज़ का पता कैसे लगाएँ? मन की चीज़ वो है जिसको करने से अंदर से ही मज़ा आ रहा है। अगर पेरेंट्स के द्वारा कोई चीज़ बताई गई है ना और उसको करने से मज़ा आ रहा है, तो फिर आप ये मत सोचें कि ये पेरेंट्स ने बताई है, मैं मानूँगा नहीं। आँख मीच के उसको अपना लें। अगर बाहर से कोई चीज़ आई है और उसको करने में मज़ा आ रहा है, तो आँख मीच के आप अपना लें। यदि दोनों जगह से कुछ नहीं आई है, आपके खुद के मंथन से वो निकल के आई है और आपको मज़ा आ रहा है, तो आप अपना लें। मैं मज़ा आने की बात ही नहीं कर रहा। आप बोलोगे साहब मेरे को तो गुंडा बदमाशी करने में मज़ा आ रहा है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ आपके करियर की बात कर रहा हूँ। करियर में मज़ा तभी आएगा, उस काम में बढ़ोतरी जभी मिलेगी, सक्सेस तभी मिलेगी। इवन आनंद की सक्सेस तो कम से कम मिल ही जाएगी, अगर आप काम वो चुनेंगे जो किसी की मर्ज़ी का ना हो, बल्कि आपके मज़े का हो, आपके मन का हो। तो आप जो सोचते हैं ना कि फ़ादर ने बताया, तो शायद ये झूठ होगा या किसी और ने बताया तो ये झूठ होगा। झूठ सच कुछ भी नहीं है, बस आपको मज़ा आना चाहिए, तो आपका काम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मज़ा आना चाहिए। ये जो मज़ा वर्ड है, इसमें मार्गदर्शन भी है, सच्चाई भी है और आपके आसपास का जो माहौल रहता है, उसमें गाइडेंस भी आपको मिलती है। जब गाइडेंस की बात चलती है तो अनमोल, हम चाहेंगे कि ये पारिवारिक परिवेश में और बच्चों की स्थिति, इसके बारे में आप क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो जॉइंट फ़ैमिलीज़ हुआ करती थी ज़्यादा, आज भी होती हैं लेकिन पहले कुछ स्थिति ज़्यादा थी, अब तो छोटे परिवार बहुत हो चुके हैं समाज में। लेकिन पहले की स्थिति में बच्चे को ज़्यादा दबाव था कि आखिर वो इतने सारे लोगों में से सुने किसकी। आज वो दबाव थोड़ा कम हुआ है, तो सामाजिक दबाव बढ़ चुका है, सोशल मीडिया का दबाव बढ़ चुका है। हर कोई गार्जियन बन के सामने आ जाता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो बच्चा पहले की स्थिति में भी प्रॉब्लम में था, आज की स्थिति में भी प्रॉब्लम में है। जितने लोग उसके ऊपर हावी हो जाएँगे वो प्रॉब्लम में चला जाएगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि कुछ बच्चे अपने आप से जो क्रिएशन करते हैं ना, वो बड़ी होती है। आप ऐसी स्थिति पैदा कीजिए कि बच्चा यस सर ना करे, बल्कि इमेजिनेशन के द्वार उसके खुलें। उसके सामने ऐसी-ऐसी चीज़ें रखें, जो उसको बताने के लिए नहीं हो बल्कि महसूस करने के लिए हो। आपको प्यार सबसे करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन आप करते क्या हैं, उसको प्रवचन सुनाते हैं कि देख मैं अपने माँ-बाप से प्यार करता हूँ, तू भी हमसे प्यार कर। तो बच्चा पहचान जाता है कि सच में ये सिर्फ़ बोल रहे हैं पेरेंट्स, ये तो हकीकत में अपने माँ-बाप से भी प्यार नहीं करते। अरे जब उन्होंने ही इनसे नहीं किया तो ये उनसे कैसे कर लेंगे? और फिर हम इनसे कैसे कर लेंगे? तो एक कंडीशन बनानी पड़ती है, खुद के स्वभाव को प्रेमशील बनाना होता है। जब इंसान सबसे प्यार करता है, तो उनका बच्चा भी उनको देख रहा है। तो बच्चों को रियलाइज़ करवाना चाहिए, बच्चों की कंडीशन ऐसी पैदा करनी चाहिए। पहले की स्थिति हो, अब की स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, आने वाले टाइम की स्थिति हो, सब में बच्चों को ऐसे माहौल में रखना चाहिए। माहौल की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, ना कि इन प्रवचनों की। बच्चा इन प्रवचनों से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। प्रवचन एक लिमिट तक सही है, उसमें कभी-कभी छेद करने में कारगर होते हैं। कोई बच्चा बहुत एरोगेंट है, समझ ही नहीं पा रहा, कंडीशन में उतर ही नहीं पा रहा, कैसी स्थिति पैदा कर लो उसमें जा ही नहीं पा रहा, वहाँ फिर थोड़ा-थोड़ा काम प्रवचन भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। अगर ये कंडीशन बच्चे की पैदा हो जाए, अगर समाज उपलब्ध करा दे, तो फिर बच्चे का विकास कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखा आपने, हमने वही प्रश्न अनमोल से पूछे जो आपके लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और विषय लेकर जो आप ही से जुड़ा हुआ होगा। धन्यवाद।